हमारी हाथापाई हुई, रॉड मारी, हमारे सारे सामान छीने, हमारे कपड़े ले लिए। हम लोग चिल्ला रहे थे, उसमें काफ़ी कोशिश करी कि हमारी आवाज़ बाहर जाए। फ्लाईओवर के नीचे हमें फेंका, फिर क्रश करने की कोशिश भी करी। नमस्कार। आज देश की सबसे बड़ी गवाही जी न्यूज पर होने वाली है। देश की सबसे घिनौनी और सबसे खौफनाक वारदात का इकलौता चश्मदीद और पीड़ित आज आपके सामने बोलेगा। वो बोलेगा ताकि दोबारा कभी ऐसी वारदात इस देश के किसी कोने में ना हो, ताकि देश का हर नौजवान अपराध के खिलाफ खड़ा हो, ताकि हिंदुस्तान के लिए इस हीरो की गवाही एक मिसाल बन जाए। वो बहादुर लड़की अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जो मकसद छोड़कर वो इस दुनिया से गई, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का बीड़ा हम सब ने उठाया है। वो जो खौफनाक रात थी, वो अनुभव आप देशवासियों के सामने बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? उस इंसिडेंट्स के बाद प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सड़कों पे आए, लोगों ने मार्च किया, पूरे देश में हुआ, काफ़ी कुछ लोगों ने किया, शायद बदलाव के लिए किया। लेकिन मुझे लगता है कि ये बदलाव क्या चाहते हैं वो समझना पड़ेगा पहले, क्योंकि अगर मैं उसी रात की बात करूं जब मैंने मॉल से निकल के ऑटो के लिए वेट किया, ऑटो नहीं मिला, कई ऑटो खड़े थे, उन्होंने बार्गेनिंग स्टार्ट करी, मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ तक जाऊंगा, इतने लूँगा, वहाँ तक नहीं जा सकता। मैंने फिर विदाउट मीटर एक ऑटो वाला तैयार हुआ जहाँ से मैंने बस पकड़ी थी, वाइट लाइन। उसके बाद वो बस मिली जो कि ऑलरेडी दो तीन इंसिडेंट्स शायद उसने किए थे पहले। उसने एक्चुअली वो ट्रैप भी था उनका कि दो सवारियों के लिए वो मतलब पैसेंजर बैठा रहे थे, वो हमें बैठाया। ब्लैक शीशे लगे थे, कर्टन्स लगी थी, परमिट नहीं थे, जो कि बाद में मुझे पता चले। तो उसके बाद से वो लेके गए हमें, हमारी हाथापाई हुई, रॉड मारी, हमारे सारे सामान छीने, हमारे कपड़े ले लिए। तो फिर उसके बाद से फिर हमें जहाँ पे फेंका उन्होंने, मारा जान के। फिर ये बस कितने वक्त तक ऐसे ही सड़कों पर घूमती रही? ये जहाँ से हमने बस पकड़ी थी उसके लगभग 2-2.5 घंटे तक हमें घुमाते रहे। वो फ्लाईओवर्स पे इधर उधर दिल्ली में घूमती रही बस। फिर लाके हमें जहाँ पे उन्होंने फेंका। मैं आपको यहाँ पर रुकूंगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता था। जो इनकी दोस्त थी, उस बहादुर लड़की की हम बात कर रहे हैं, वो बहादुर लड़की कोई भी हो सकती थी। वो आपकी दोस्त भी हो सकती थी, आपके परिवार में से भी हो सकती थी। और यही कारण है कि देश के हर व्यक्ति के अंदर इतना गुस्सा है कि ऐसी घटना क्यों हुई, और लूप होल्स हमारे सिस्टम में क्या क्या है, हम वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2 से 2.5 घंटे तक वो बस दिल्ली की सड़कों पर घूमती रही और उसके अंदर ये सब होता रहा, और किसी ने भी उस बस को रोका नहीं। उस बस को ना कोई पुलिस मिली, ना ट्रैफिक पुलिस मिली, और वो लगातार ऐसे ही चलती रही। आपकी आवाजें किसी ने नहीं सुनी? नहीं, हम लोग चिल्ला रहे थे, उसमें काफ़ी कोशिश करी कि हमारी आवाज़ बाहर जाए, लेकिन उन्होंने लाइटें बंद कर दी थी। और जो हमारी फ्रेंड थी वो भी काफ़ी आवाज़ लगा रही थी। हमारी लड़ाई हो रही थी, वो 5-6 लोग थे, वो हम मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने 100 नंबर डायल करने की कोशिश करी, बट वो उन्होंने मोबाइल छीन लिया था। तो बस ऐसी चलती रही। फिर फाइनली उन्होंने आके एक फ्लाईओवर के नीचे हमें फेंका, फिर क्रश करने की कोशिश भी करी, आपको कुचलने की कोशिश करी। हमारे पास कपड़े भी नहीं थे, और फिर हम वहाँ पे वेट करते रहे कि एटलीस्ट कोई तो हमारी हेल्प करे।
मैं काफ़ी देर तक हाथ हिलाता रहा। ऑटोज़ वाले जाते थे, स्पीड स्लो करते थे, कार वाले निकलते थे, स्पीड स्लो करते थे, देखते थे, फिर चले जाते थे। बाइक वाले देखते थे, बट काफ़ी देर तक 20 मिनट 20 से ज़्यादा टाइम हो रहा, 20-25 मिनट तक मुझे कोई नहीं मिला। फिर कोई आता है, फ़ोन करता है, 3-3 पीसीआर वैन्स खड़ी होती हैं। वो आपस में ये डिसाइड नहीं कर पाती कि कहाँ किस थाने का केस है ये। कोई कह रहा है कि इस थाने का केस है, कोई कह रहा है इस थाने का केस है। तो काफ़ी देर तक हम लोग चिल्लाते रहे कि भैया कपड़े दे दो, एटलीस्ट हमें एम्बुलेंस बुला के भेजो कहीं पे। बट उनका यही था कि पहले तो डिसाइड करें कि किस थाने का केस है। 20 लोग खड़े हैं सामने, बट वो तमाशा देख रहे थे। बीच में किसी ने मुझे एक बेड सीट फाड़ के दी ताकि मैं उसको ढक सकूं, मेरे फ्रेंड को। और इन सब चीज़ों के बाद फाइनली एम्बुलेंस नहीं आई। हम लोग वेट करते रहे कि एम्बुलेंस आएगी और हमें कहीं पे एडमिट करेगी। मुझे अपने से ज़्यादा उसकी चिंता थी क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी उस टाइम पे, काफ़ी ब्लीडिंग थी। और फिर मैंने उसे उठा के पीसीआर वैन में रखा और किसी नज़दीकी हॉस्पिटल में ना ले जाके उन्होंने सफदरजंग में लेके गए। आप खुद घायल थे, आपको खुद कितनी चोट लगी हुई थी? मेरे सर में रॉड लगी थी, मैं चल नहीं पा रहा था, मेरा पैर अभी भी फ्रैक्चर है और मैं हाथ को उठा भी नहीं सकता था क्योंकि इसमें तो यहाँ जो आपके पैर में ये फ्रैक्चर है, ये उन्होंने जो रॉड मारी थी उसी से है ये? हाँ जी। और उस पूरे दौरान आप इसी अपने ये जो फ्रैक्चर्ड लेग है इसी के साथ आप थे? चलते रहे? मैं उस टाइम पर मेरे सारे हाथ दोनों, क्योंकि उन्होंने अभी मैं मूव कर सकता हूँ हाथ को, क्योंकि उस दिन काफ़ी चोटें लगी थी, ब्लीडिंग हो रही थी और मतलब 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते तक मैं कोई भी हाथ मूव नहीं कर सकता था क्योंकि पेन हो रहा था काफ़ी। तो बट मैंने उसे उठा के पीसीआर में रखा। इतनी चोट लगने के बाद भी कोई आपकी मदद के लिए नहीं आया कि आपकी दोस्त को उठा के वो पीसीआर वैन में रख सके, मदद कर सके? लोगों के मन में शायद खौफ है कि अगर वो कोई हेल्प भी करता है तो विटनेस बन जाएगा। तो ये बात है कि अगर कोई भी हेल्प करता है या मेरे साथ चला जाता है, पीसीआर वैन में ही चला जाता है कोई आम पब्लिक, उसके मन में कहीं ना कहीं खौफ है कि हाँ वो विटनेस बन जाएगा, फिर उसको पुलिस दौड़ाती रहेगी। तो शायद ये है। और जो पुलिस के लोग थे पीसीआर में, उन्होंने भी आपकी दोस्त को उठाकर पीसीआर में रखने की कोशिश नहीं की? नहीं, वो सब भी आप ही ने किया सारा, क्योंकि इतनी ब्लीडिंग हो रही थी, शायद उनके हाथ खराब हो जाते, शायद ये सोच रहे होंगे। तो मैंने उठा के उसको रखा, एक सीट पे लिटाया, फिर दूसरी सीट पे मैं बैठा रहा। फिर सफदरजंग हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर हालत हमारी ऐसी नहीं थी कि मैं किसी को बोल भी पाऊँ कि क्या हुआ है। कुछ लोग पूछने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं पुलिस वालों की, पीसीआर वैन ने हॉस्पिटल में डाल दिया तो उनका शायद ख़त्म हो जाता होगा कुछ, तो फिर लोकल पुलिस स्टेशन का शायद काम स्टार्ट होता होगा। तो जब तक मैं ज़मीन पे बैठा रहा और मेरी इतनी ताकत नहीं थी कि मैं बैठ के कुछ बोल पाऊँ, तो मैं वहीं ज़मीन पे लेट गया। मेरे पास कपड़े भी नहीं थे। तो उसके बाद मैंने किसी सफाई वाले से मैंने हेल्प ली। मैंने बोला, कितने लोगों से मैंने बोला कि भैया कुछ कर्टन्स दे दो, शायद मुझे ठंड लग रही है, कुछ दे दो ओढ़ने के लिए। तो आ रहे हैं, अच्छा 1 मिनट रुको, ये करते हैं ये करके, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे करके टालते रहे बात को। धीरे धीरे 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे होते गए। फिर एक लड़के से मैंने बोला कि भैया एक मोबाइल नंबर डायल कर दो, सो दैट कि मैं किसी को बता पाऊँ कि मेरी हालत ऐसी है। तो मैंने अपने घर पे कॉल किया। उसके बाद उन्होंने, जो मेरे रिलेटिव्स हैं यहाँ पे, उनको कॉल करके बोला, लेकिन उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो क्योंकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि मैंने उनको यही बोला था कि बोल देना भैया एक्सीडेंट हो गया है।
उसके बाद उसने स्विच ऑफ कर लिया था फ़ोन। आप किसी को ये बताना नहीं चाहते थे कि असल में हुआ क्या है? मैं उस हालत में भी नहीं था कि मैं उनको सारी चीज़ें बता पाऊँ कि मैं ऐसे मूवी देख के आ रहा था, मेरे साथ ये सब हो चुका है। तो एटलीस्ट मैंने यही उस टाइम पे मुझे अच्छा लगा कि मैं इतना बोलूँगी एटलीस्ट एक्सीडेंट हो गया है, सो दैट वो मेरे हेल्प करने के लिए आ जाएं। तो फिर जब मेरे रिलेटिव्स आए तो जो भी मेडिकल वो है स्टिचेस लगे मेरे सर में, डिप्स लगी और जो भी है फिर स्टार्ट हुआ मेरा ट्रीटमेंट। जब उन्होंने बस से आपको नीचे फेंक दिया, उस पल से लेकर और जब आप अस्पताल में पहुंचे, कितना वक्त बीत चुका था? यानी कितनी देर तक आप सड़क पर रहे? मैं सड़क पे लगभग मुझे फेंकने के बाद जब वो फेंक के चले गए तो 20 मिनट तक तो मैं किसी का वेट ही करता रहा कि कोई देखे मुझे, एटलीस्ट किसी को कॉल कर सके पुलिस वगैरह को। तो जब कोई शख्स था जो मोटरसाइकिल से शायद कुछ पेट्रोलिंग वगैरह कर रहे थे, वो मुझे बाद में पता चला था। तो फिर उन्होंने कॉल किया, पीसीआर आई, उसमें जो टाइम लगा होगा आधा घंटा पौन घंटा, उसके बाद से फिर उनकी जो बहस होती है ये डिसाइड हुआ होगा। तो ये सब लेके 2 से 2.5 घंटे लग गए थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस हालत में आपको अस्पताल पहुंचाने में भी अगर 2 से 2.5 घंटे लग गए तो सबसे बड़ी समस्या, सबसे पहली समस्या तो यही है। हाँ, पहले तो ऐसा होना चाहिए कि शायद कानून मैं उतनी अच्छी तरह नहीं जानता, लेकिन पुलिस सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल ढूंढती है, जो कि मैं जहाँ लेटा हुआ था वहाँ से सफदरजंग हॉस्पिटल अगर रात का वक्त नहीं होता तो शायद कितने घंटे लग जाते ये भी नहीं पता, क्योंकि एयरपोर्ट का रूट है वो और जाम दिल्ली में लगता ही है। तो शायद मेरी फ्रेंड थी जो आज 14 डेज रह के गई हैं, शायद उसी दिन ही उनकी डेथ हो जाती। तो ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट कोई भी हो, कोई भी अगर कहीं इंजर्ड होता हो तो नियरेस्ट हॉस्पिटल में, और उसको इतना एश्योरेंस होता कि जो लेके जाएगा उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। और पुलिस को भी चाहिए कि अगर वो पुलिस ही लेके, क्योंकि पीसीआर लेके गई थी मुझे, तो वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराए, ना कि जाके सफदरजंग में, जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से जल्दी काम करता है। ओवरलोडेड, मुझे लगता है ओवरलोडेड होगा, जो भी है, रीज़न तो कई है, बट होना ऐसा चाहिए कि जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल होता, जो भी बेटर हॉस्पिटल होता, हमारी इतनी इंजरीज है, अगर हमारे कटा होता तो चलो ठीक है सफदरजंग में मैं वेट करके करा सकता हूँ, तो उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। हमारी हाथापाई हुई, रॉड मारी, हमारे सारे सामान छीने, हमारे कपड़े ले लिए। हम लोग चिल्ला रहे थे, उसमें काफ़ी कोशिश करी कि हमारी आवाज़ बाहर जाए। फ्लाईओवर के नीचे हमें फेंका, फिर क्रश करने की कोशिश भी करी। हमारी हाथापाई हुई, रॉड मारी, हमारे सारे सामान छीने, हमारे कपड़े ले लिए। हम लोग चिल्ला रहे थे, उसमें काफ़ी कोशिश करी कि हमारी आवाज़ बाहर जाए। फ्लाईओवर के नीचे हमें फेंका, फिर क्रश करने की कोशिश भी करी। जी न्यूज पर आप सबके सामने अपनी बात कहने के पीछे इस नौजवान की सिर्फ यही कोशिश है और मंशा है कि अब देश बदले, लोगों की सोच बदले, आप सब बदलें, सिस्टम के काम करने का तरीका बदले, ताकि आने वाली पीढ़ी को ऐसे खौफ से कभी ना गुजरना पड़े। आपकी बातों से ये भी लग रहा है कि जो इसमें आरोपी थे, बस में जो 6 लोग थे, उन्होंने आपको और आपके दोस्त को दोनों को मारने की कोशिश की, यानी जान से मारने की कोशिश की उन्होंने। पहले वो आए और पहले उन्होंने सारी चीज़ें ऐसे सेट कर रखी थी, वो बैठे हुए थे, प्रिटेंड कर रहे थे कि हाँ वो पैसेंजर हैं। मेरे 2 बार कंफर्म करने पे उन्होंने पैसे भी लिए मुझसे कि हाँ हाँ जा रही है, वहीं तक जा रही है जहाँ आप जा रहे हो। उसके बाद जिस आके
उल्टी सीधी चीज़ें बोलना मुझे, मेरी फ्रेंड को। उसके बाद जब पंच मारते हैं वो, तो आप रिएक्ट करोगे। तो हमारी जब लड़ाई स्टार्ट होती है तो पहले तो 3 आते हैं, काफ़ी उनसे लड़ाई होती है। तो फिर उनको लगता है कि नहीं, या फिर नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि मैं 3 से तो मेरी काफ़ी लड़ाई हुई थी, तो उनको तो मैंने मारा था। फिर उन्होंने 2 और आ गए रॉड लेके। उसके बाद उस बीच में मेरी फ्रेंड चिल्ला भी रही थी वो, और वो भी कोशिश कर रही थी मुझे बचाने की। तो 2 और आए, उन्होंने रॉड मारी। और जब मैं थोड़ा सा रॉड लगने के बाद अनकॉन्शियस सा हुआ, तो वो मेरे पीछे से खींच के मेरे फ्रेंड को ले गए वो। और उसके बाद उन्होंने आपको सड़क पर फेंक दिया। उसके बाद हमें रॉड से और भी चोटें दी, जिससे कि क्योंकि मुझे ये सुनाई दिया कि वो उनकी डेथ हो चुकी है पहले ही, और फिर वो मुझे मारना चाह रहे थे। मुझे रॉड से मारा, पूरे बॉडी में। और आइडेंटिटी हटाने के लिए उन्होंने सारी चीज़ें ले ली, मोबाइल्स, कपड़े, कुछ भी कपड़ा नहीं छोड़ा था उन्होंने। फिर उन्होंने बस से फेंका और फिर कुचलने की कोशिश करी। तो मैंने अपनी फ्रेंड को खींचा था बस के नीचे से, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पहले, क्योंकि वो पहले थी, मुझसे पहले थी। तो उनको मैंने खींच के फिर और रोड के इधर लेके आया। उनका तो मारने का ही प्लान था सारा, कि कोई रहेगा नहीं तो फिर शायद उनकी कंप्लेन भी नहीं होगी। इस तरह के केस के बाद जब आप अस्पताल पहुंचते हैं, तो अस्पताल में किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है? क्योंकि इसमें सिर्फ शारीरिक चिकित्सा नहीं है, मानसिक चिकित्सा की भी जरूरत होती है। और जाहिर है आपको बहुत ट्रॉमा रहा होगा, आपके दिमाग पर उसका बहुत बुरा असर पड़ा होगा, आपको एक काउंसलिंग की जरूरत भी लगी होगी। मैं स्टेचेस पे लेटा हुआ था। उसके बाद से शायद सबको इन्फॉर्म किया गया होगा, जो भी पुलिस का प्रोसीजर होगा। तो पुलिस के सारे ऑफिसर्स आए, एक एक करके आए। जितने भी लेवल्स उनके होते होंगे, सबने बयान लिया। मैं उसी कंडीशन में था कि क्या था, क्या नहीं था, कैसे हुआ, जो भी था। और मुझे जितना भी याद था, जो भी मुझे लगा, मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दी। और 16 दिसंबर से लेके जब तक लास्ट TIP नहीं हुई थी, यानी 2-3 दिन पहले तक, मैं उनके साथ ही था। मेरा एम ये था कि अगर मेरे रहने से केस मजबूत होता है या फिर पुलिस को हेल्प मिलती है, तो मुझे यहाँ रहना चाहिए। मैंने अपने घर वालों की बात नहीं सुनी यहाँ पर। मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि वो अगले दिन ही घर से प्रेशर था कि आप, क्योंकि इमोशनल होते हैं घर वाले कि आप, इतनी चोट लगी है, आप वहाँ कैसे रहोगे, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेला रहता था। तो वो लेके जाना चाहते थे, लेकिन मैंने ही कहा कि नहीं, अभी मुझे यहाँ रुकना चाहिए। तो मैं वहाँ तक था, लेकिन फाइनली जब डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपकी जो इंजरीज हैं वो काफ़ी बिगड़ सकती हैं, तो फिर मैं घर जाके फिर ट्रीटमेंट जो भी अपना प्राइवेट था वो मैंने स्टार्ट किया। उस वक्त कभी आपने सोचा था कि जो आपकी दोस्त हैं वो इस दुनिया में नहीं रहेंगी? क्योंकि उन्होंने इतने दिन तक संघर्ष तो बहुत किया, बहुत लड़ाई की उन्होंने। मुझे तो कभी नहीं लगा ऐसा, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता था। और जब 2-3 दिनों बाद पुलिस ने अलाउ किया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी थी, किसी को जाना अलाउ नहीं कर रहे थे वो। तो जब मैं उनसे मिला तो काफ़ी खुश थी, और वो लिख पा रही थी। और कहीं उनको देख के कहीं भी नहीं लगा कि वो जीना नहीं चाहती हैं। पॉजिटिव थी काफ़ी।
और इनफैक्ट वो अपने घर वालों को कह रही थी, क्योंकि उनकी मदर, उनकी भी हालत ख़राब थी, तो वो इनफैक्ट वो कह रही थी कि सब ठीक हो जाएगा इस तरीके से। हमारे पास काफ़ी कानून है, लेकिन जो आम पब्लिक है वो फेस करती है एफआईआर। अगर हम जाते हैं एफआईआर करने के लिए तो हमें कहीं डर होता है कि यार एफआईआर होगी कि नहीं होगी, पुलिस वाला एफआईआर करेगा कि नहीं करेगा, और अगर एफआईआर करता भी है तो फिर उसके बाद से फिर जो भी कानूनी पचड़े हैं, जो भी उन चीज़ों में फंसना नहीं चाहता आम आदमी। तो आप जो भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो एक मुद्दे को लेके, एक जो भी इंसिडेंट को लेके, तो क्यों ना कोई ऐसा जो भी कोई ऐसा कानून बनाने की, कोई कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि जो कि फास्ट ट्रैक और जो भी नॉर्मल ट्रैक बनाने की जरूरत ही क्या है। हमारी हाथापाई हुई, रॉड मारी, हमारे सारे सामान छीने, हमारे कपड़े ले लिए। हम लोग चिल्ला रहे थे, उसमें काफ़ी कोशिश करी कि हमारी आवाज़ बाहर जाए। फ्लाईओवर के नीचे हमें फेंका, फिर क्रश करने की कोशिश भी करी। हमारी हाथापाई हुई, रॉड मारी, हमारे सारे सामान छीने, हमारे कपड़े ले लिए। हम लोग चिल्ला रहे थे, उसमें काफ़ी कोशिश करी कि हमारी आवाज़ बाहर जाए। फ्लाईओवर के नीचे हमें फेंका, फिर क्रश करने की कोशिश भी करी। हमारे साथ वो नौजवान है जिसने 16 दिसंबर पिछले साल इस देश की राजधानी में जो गैंग रेप हुआ था उसको देखा है, उसको जिया है और उसको भुगता है। और उसी से इस वक्त हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज उसने ये फैसला किया है कि वो देश के सामने आएगा और देश के सामने बोलेगा, क्योंकि वो चाहता है कि अब सिस्टम में बदलाव जरूरी है। रेप एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में ना कोई बात करना चाहता है, ना कोई उसका संज्ञान लेना चाहता है, ना जो लोग इसका शिकार होते हैं उनके बारे में बात करना चाहते हैं। अक्सर आजकल ये बहस चली हुई है कि उनकी जो आइडेंटिटी है उसकी पहचान छुपा कर रखनी चाहिए, नाम नहीं बताना चाहिए। आपको क्या लगा? ये हमारे समाज में अभी भी अगर हमारे साथ कोई बुरा होता है तो हमें ही छुपाना पड़ता है कि हमारे साथ बुरा हो गया, तो हमें ये लगता है कि अगला क्या कहेगा। लोग हमें कंसोलेशन की बजाय हमें पीठ पीछे क्या क्या कहते हैं। लोग इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो क्योंकि लोगों को ये डर होता है कि अगर हमारे सामने हमारा ही दोस्त, हमारा ही यार, जो भी है, हमारे रिलेटिव्स हैं, एक बार तो कहेंगे चलो ठीक है, जो भी हुआ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। बट कहीं ना कहीं ये लगता है कि फिर वो जाके पीठ पीछे कुछ उल्टी सीधी बातें। तो मेन रीज़न यही होता है कि लोग उनके ऊपर इतनी बड़ी घटना हो जाती है फिर भी वो छुपाना चाहते हैं। आपने भी छुपाने की कोशिश की जब ये घटना हो गई? मैं कंप्लेनेंट था इस केस में, लेकिन मैंने भरसक प्रयास किया स्टार्टिंग में कि हाँ शायद लोग इसको गलत मीनिंग लेंगे, कि जबकि मेरे साथ इंसिडेंट होता है, मुझे चोटें आती हैं और मुझे ही छुपाना पड़ता है कि यार ये। तो मैंने कोशिश करी थी स्टार्टिंग में कि मैं लोगों को ये सारी चीज़ें ना बता के मैं बोलूँ कि हाँ एक एक्सीडेंट था। तो अगर शायद ये केस इतना बड़ा नहीं होता तो ये चीज़ें दब जाती। इनफैक्ट मेरी दोस्त ने भी कहा था कि शायद अगर मैं नहीं होता तो वो शायद कंप्लेन नहीं करती। लेकिन आपने सोचा कि आप ये लड़ाई लड़ेंगे, लड़ना चाहते हैं आप? मैंने सोचा कि मैं उनको सजा दिलवा के ही रहूँगा। यही बदलाव है जो आप चाहते हैं?
और उसी के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि वो बदलाव कैसे होगा। मुझे लगता है कि बदलाव, हर चीज़ में बदलाव की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने उस दिन फेस करा कि जब मैं रोड पे पड़ा हुआ था, खून से लथपथ था, मेरे सर में रॉड लगी हुई थी, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, मेरे पास कपड़े नहीं थे, भीड़ जा रही थी, लोग देख रहे थे तमाशा, 15-20 लोग खड़े थे, तो काफ़ी बातें कर रहे हैं। उसमें कोई कह रहा है कि लूट का मामला होगा, कोई कह रहा है कि कुछ लोग तो देखते हैं, अगर मैं मेल हूँ तो मुझे दूसरी नज़रों से देखेंगे कि क्या बात है। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच के ही लोग हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं। अगर वो हमें कपड़े देते, अगर हमें, जब मैं 1.5-2 घंटे वहाँ बैठ के, वहाँ पे इतनी शर्द है दिल्ली में, झाड़ियाँ थी वहाँ पर, शायद कुछ भी हो सकता था वहाँ पर, तो वो मुझे शायद हॉस्पिटल तक ले के जा सकते थे, क्योंकि जब तक वो पीसीआर को कॉल करते, पीसीआर आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, तो उनके पास गाड़ियाँ थी, वो लोग खड़े थे, तो मुझे लेके जा सकते थे, या मेरी दोस्त को लेके जा सकते थे। तो जो 1.5 घंटे का क्रूशल टाइम था, जबकि कोई मर रहा हो तो उसके लिए 1-1 मिनट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो वो उनकी सोच को कौन बदलेगा? तो हम प्रोटेस्ट या फिर मोमबत्ती जला के तो हम शायद नहीं कर सकते। ये मेरा मानना है कि अगर हम मोमबत्तियां जला के किसी के लिए हम सपोर्ट जाहिर कर रहे हैं, तो शायद हमारा भाई अगर हमारे रोड पे गिरा हुआ है तो हम उसकी भी हेल्प करें एटलीस्ट। आप इतने दिन जब हॉस्पिटल में थे और आपकी दोस्त भी थी, आपको पता था कि उसके लिए पूरा देश एकजुट हो गया है, पूरे देश को उसकी चिंता है, इतना समर्थन उसको मिल रहा है? आप पढ़ते थे ये सब अखबार में या टीवी पर देखते थे? मैंने बीच बीच में देखा था, बट मैं देखना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो मेंटल कंडीशन मेरी काफ़ी बुरी थी उस टाइम। मैं सो भी नहीं पाता था ठीक से, और शायद मैंने ये बात किसी से अभी तक शेयर भी नहीं करी है, क्योंकि अगर आपके साथ कोई चीज़, ऐसी चीज़ें होती हैं और आप उसके साथ होती हैं जिनके साथ आप रहते हो, या फिर उनसे आपकी फ्रेंड है, और तो फिर आप, पिक्चर आती है आपके सामने, तभी सोचते हो कि, कभी कभी अपने आप को ब्लेम करते हो आप कि मैंने क्यों किया, क्यों गया, नहीं जाना चाहिए था, या फिर मैंने वही बस क्यों ली, ये क्यों नहीं किया। तो काफ़ी चीज़ें आपके माइंड में रहती हैं, और फिर वो मैं उस 2 हफ्ते तक तो मैं बात भी नहीं कर पा रहा था ठीक से। तो कोई कुछ पूछता भी था तो मुझे इरिटेशन होती थी। आप एक मेंटल ट्रोमा में थे, पुलिस आपके साथ पूछताछ कर रही थी, आप पुलिस को सहयोग कर रहे थे, आप अस्पताल में भी थे। इस दौरान क्या कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपको एक मेंटल काउंसलिंग की जरूरत है, आपको मेंटल कंडीशनिंग की जरूरत है, आपके शरीर को दवाई की जरूरत है, लेकिन आपके दिमाग को भी दवाई की जरूरत है? इनफैक्ट मुझे मेडिकल असिस्टेंस के नाम पे, मुझे जब मेरे घर वाले आए दोबारा, क्योंकि मैंने उनको भेज दिया था, मैंने कन्विंस किया था इनको कि जाइए, अभी मुझे केस को और स्ट्रांग बनाना है, तो अभी मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है। तब मुझे जाके पता चला कि मेरी जो इंजरीज हैं वो, अगर अभी इनका इलाज अभी स्टार्ट नहीं हुआ होता और अभी मैं लेट कर देता, तो शायद फिर मैं फिर कभी रिकवर नहीं कर पाता। और ये सारा इलाज आप बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप करवा रहे हैं अपने पैसे से? हाँ जी। अस्पताल के दौरान आपकी दोस्त से आपकी बात हुई? हाँ, मैं मिला था उनसे। वो संतुष्ट थी जिस तरीके से पूरा एक केस डील हो रहा है उसको लेकर? उनका कॉन्फिडेंस था मुझ पर। मैंने उनको कहा था कि आप जो चाहती हैं वही होगा,
मैंने कहा था कि वो पकड़े गए हैं, सारे एविडेंसेस मिल गए हैं। आपको मिलते ही सबसे पहले उन्होंने आपसे क्या पूछा था जब आप इस हादसे के बाद उनको मिले? वो काफ़ी खुश थी और उन्होंने लिख के पूछा था कि मैं कैसा हूँ। बोल नहीं पा रही थी? नहीं, वो बोल नहीं पा रही थी। तो मैं उनको मिला, वो सुन पा रही थी। तो मैंने कहा कि ये चीज़ें हो गई हैं, मैं हूँ तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, और हमने यहाँ तक कर लिया है और आगे जहाँ तक भी होगा आप ठीक हो जाओ, बस ये सब चीज़ की चिंता मत करो। तो वो वहाँ पर उनको बिलीव नहीं हो रहा था, वो कॉस्ट की कितनी ट्रीटमेंट कॉस्ट आएगी, ये सब चीज़ें। मैंने कहा टेंशन मत लो इन सब चीज़ों की अभी, क्योंकि आम आदमी यही सोचता है कि अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो अगर हम उसके बाद अगर घर वाले नहीं है तो कौन, गवर्नमेंट, ये तो स्पेशल केस में हुआ आई थिंक कि किसी को आप इतनी ट्रीटमेंट दे रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ, मुझे तो लगता है कि पता नहीं क्या रीज़न रहा होगा, बट कुछ ऐसा करना चाहिए कि रिपीट ही ना हो ये सब चीज़ें। बीच में एक ये बात भी उठी थी जब मजिस्ट्रेट उनके बयान ले रही थी कि पुलिस की तरफ से दबाव डाला गया है, और आप उस वक्त वहां रहे होंगे जरूर जब बयान रिकॉर्ड हो रहा होगा। जब बयान के लिए मैंने सुना तो सभी यही मानते थे कि अगर मैं वहाँ रहूँगा तो उनका कॉन्फिडेंस रहेगा और वो ज़्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे। और तो मुझे अप्रोच किया गया कि आप वहाँ जाइए और उनके साथ रहिए, रात के शाम का टाइम था ये। तो मैं गया वहाँ पर, उनसे मिला, वो खुश थी और उनका कॉन्फिडेंस भी मैंने बूस्ट अप किया कि हाँ ठीक है आप बोलो, सो दैट आप जो भी कहोगे वो ये मजिस्ट्रेट है ये लिखेंगी। सारी चीज़ें हुई, उसने मैक्सिमम एफर्ट से, क्योंकि वो बोल नहीं पा रही थी, उनको अगर बोलती थी तो कफ आता था, वेंटिलेटर पे थी, ऑक्सीजन लगा हुआ था, हटा के बोलना पड़ता था, आप मास्क हटा के बोल सकते हो। तो उस कंडीशन में उन्होंने पूरा 3-4 पन्ने का जो भी था उन्होंने स्टेटमेंट दिया, सिग्नेचर किए। और उस दौरान मुझे ऐसी चीज़ें पता चली जो उनके साथ हुई थी, जो कि कहीं नहीं है, किसी को नहीं पता, और इतना ब्रूटल है कि मैं अभी भी आपको बता नहीं सकता।